शुरू किया है, मेरे पास स्लीपद के कोई पेशेंट नहीं आए हैं। ठीक है, तो स्लीपद मतलब फाइलेरियासिस जो हाथी पाँव जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस तरह के कोई भी पेशेंट्स मेरे पास नहीं आए हैं। तो आप लोग के पास अगर आएंगे तो देखिएगा हाथी के जैसा पैर होता है, मतलब दिखने में तो मोटा होगा, और मोटे के साथ हाथी का देखते हैं तो एक स्किन अलग टाइप का लगता है, तो वो अलग टाइप का लुक होता है, और जो प्रॉपर शेप होता है वो चला जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है, अब नॉर्मल कहोगे और भी जगह तो होता है, जैसे आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, वो 60 ईयर की लेडी थी, फीमेल पेशेंट, मतलब मुस्लिम पेशेंट थी। उनके हाथ में स्वेलिंग थी, हाथ में मतलब सिर्फ आपका जो ये सिर्फ फिंगर वाला पार्ट जो होता है, थोड़ा सा ये कलाई जिसको कह सकते हो, रिस्ट जॉइंट के नीचे, वो पूरा स्वेल था, पूरा हाथ भी अच्छा खासा स्वेल दिख रहा था दूर से ही, मतलब वो मोड़ नहीं सकते थे। बट उनका ये कहना था जब वो सुबह उठे थे तब ठीक था, जैसे जैसे वो चल फिर रहे हैं वैसे वो स्वेलिंग बढ़ रही है। तो अगर मैं दीवाबली सोचूं तो दीवाबली याद है, अभी पढ़ाया था, दीवाबली वातज होता है। ठीक, वातज को हम अपने डायग्नोस करते हैं कार्डियक वाले सिस्टम से। और फिर साथ में उनके पैरों में भी स्वेलिंग थी, और हाथों वाला तो पिटिंग उडीमा नहीं था, लेकिन जो पैरों में था वो उनका पिटिंग उडीमा था। तो मैं क्यों बता रही हूँ कि जो स्लीपद होता है, फाइलेरिया होता है, वो उसमें नॉन पिटिंग उडीमा होता है, मतलब आप उसमें दबाओगे तो गड्ढे नहीं पड़ते हैं। उस पेशेंट के प्रॉपरली गड्ढे पड़ रहे थे, और चूंकि पेशेंट काफ़ी लेबर क्लास की बिलोंग करती थी, तो मैंने टेस्ट बोल तो दिया, अभी वो लोग कराते नहीं कराते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि उसके 3-4 दिन पहले शुरुआत हुआ है, और उसमें दर्द काफ़ी ज़्यादा था उसको, मतलब पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस, सारी चीज़ें एक साथ थी। तो मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ मेडिसिन भी नहीं थी, और नहीं उन लोग की अफोर्डेबिलिटी भी थी, तो मैंने बहुत सिंपल मेडिसिन अभी दशमूलारिस्ट दी। क्यों दशमूलारिस्ट दिया? दशमूल जो होता है आपको पता होना चाहिए, शोथर होता है, और मैंने देखा है दशमूलारिस्ट जब अच्छे अमाउंट में यूज़ किया जाता है तो बहुत बढ़िया पेन किलर काम करता है। ये अलग बात है कि पेशेंट को मैंने 50 ml बोला है चलाने को, वो लोग देखो कितना दे पाते हैं। हालांकि रिजल्ट आता है 100 ml के आसपास की जब डोज दी जाती है, तो उस डोज पर जा करके उसका पेन किलर वाला इफेक्ट आता है, अदरवाइज शोथर का तो रिजल्ट आएगा ही। और सिर्फ मैंने उनको इसका क्या बोलते हैं, अष्टचूर्ण दिया है, मतलब हिंगवाष्टक दिया है, सिंपल सी बात है, साउथ की कंपनी का पड़ा हुआ था। तो इतनी चीज़ें दी थी, महायोगराज गुगलू वगैरह कुछ मैंने इस वजह से नहीं चलाया कि पेशेंट की कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही थी। और पूछने पर उसको कब्जे उब्जे की तो कोई हिस्ट्री नहीं मिली है, गैस शायद बनती है, बस इतनी ही हिस्ट्री मिली, और हुआ कि हमेशा ठीक है। और उसकी जो भाषा थी पेशेंट की वो बहुत क्लियर नहीं थी, मतलब जिसके बेसिस पर आप बहुत अच्छी तरीके से डायग्नोसिस बना सको, जो भी पूछते थे तो उसमें वो सब कुछ ओके ओके बोले जा रही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्यों बताई कि वो जो ओडिमा था दीवाबली था, दिन के साथ बढ़ रहा था, उसने खुद ही बताया कि चलने फिरने से बढ़ रहा है, तो दीवाबली तो आप काटिएगा। ये देखिए नॉन पिटिंग ओडिमा है, और ये वहाँ पर होता है जहाँ पर कफ होता है। कफ का मतलब होता है कि ऐसी जगह है जहाँ पर पानी टिकता है, जैसे अपने टाइम में अगर देखोगे तो हम लोग के यहाँ पूर्वांचल में उधर जौनपुर का गोरखपुर वगैरह का जो बेल्ट था, या हम लोग पढ़ते थे कि जो नेपाल वाला बॉर्डर था, गोरखपुर और नेपाल के बॉर्डर पर काफ़ी तालाब उलाब है, पानी वानी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा रहता है। तो जहाँ पर पानी वानी बहुत भरा पड़ा रहता है, जहाँ पर कफ की अधिकता रहती है, और साथ में कफ प्रकृति पुरुष होता है, तो उसके केस में होता है। और फाइलेरियासिस को आप करते हो लिम्फोडीमा के केस में के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि इसमें जो स्वेलिंग होती है वो लिम्फ वहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाता है। तो नमी वाली जगह और ठंडा प्रदेश होता है, और फेब्राइल होता है। तो पेशेंट के साथ में यहाँ पर फेब्राइल नहीं था, पेशेंट आज ही चावल के साथ कुछ खाया था, तो मैंने उसको अभी दही और चावल ये सब सारी चीज़ें मना कर दिया है, और बोला है कि भूख के साथ ही खाना खाना, भूख के बगैर मत खाना। टेंडर है, टेंडरनेस प्रेजेंट है, नॉन पिटिंग उडीमा है। बट मेरे पेशेंट के केस में क्या था, टेंडरनेस था और पिटिंग उडीमा था। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क जरा देख लो। कार्डिक पेशेंट के केस में फेब्राइल उब्राइल नहीं रहता, आमोद के केस में हो सकता है हो। दूसरी बात है कि पांव शिला के समान स्थूल हो जाता है, चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों ही संहिता ग्रंथों में इसका नाम है, श्लीपद का उल्लेख है। श्लीपद के केस में बहुत अच्छे से याद रखोगे, अपनी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से शारंग धीर, स से शारंगधर, स से शाखोटक बटी, श से श्लीपद, तो याद रखना तीनों से एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, हालांकि जो आप वो करते हो ना षट सकार पंच सकार, उसमें वही होता है सकार, मतलब 5 वहां पर स है, स से जो भी द्रव्य है, उसी तरह षट सकार में भी छठे स से द्रव्य है। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्लियर कट है दैट इज शारंगधर संहिता, शाखोटक और श्लीपद। ठीक है, तो शाखोटक बटी का बहुत बढ़िया यूज किया है, गोमूत्र वगैरह के साथ में यूज किया है, बट मेरे पास ऐसा सच कभी इस तरह का पेशेंट नहीं आया है, तो मैंने कोई शाखोटक बटी वगैरह यूज नहीं किया। आपके पास पेशेंट आएगा तो आप लोग देखिएगा, या उस तरह के एरिया में रहते होंगे जहाँ पर वाटर काफी अलग कलेक्ट होता होगा, तो वहां पर उस तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं फाइलेरियासिस के वगैरह के।
फाइलेरियसिस एक ऐसी डिसीज़ है जिसके केस में काफ़ी लोग मतलब क्या बोलते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बिकॉज मुझे अभी याद आ गया एक 25 साल पुराना केस, हमारे नॉन रिलेशन किसी को था, उनको पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उनके पैरों में हालांकि कोई स्वेलिंग नहीं थी, बट शुरुआत में उनको लोगों ने फाइलेरिया समझ करके ट्रीटमेंट वगैरह दे दी थी। और बाद में फिर कुछ जगह गए तो मॉडर्न वालों का जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है, वहाँ पर मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट का तरीका वाकई अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है। और भले वो कहें दुनिया भर के, और आज से 25 साल पहले इतने डायग्नोस्टिक वे नहीं थे। ये बात है सन 2005 की, 2004 या 5 का केस है, मैं आपको बता रही हूँ। तो 5 के हिसाब से भी सोचोगे तो 20 साल पहले का हो गया। तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, बीएचयू का केस है, ये भी नहीं है कि छोटे मोटे हॉस्पिटल का केस है। वहाँ पर हुआ कि यहाँ पर टिबिया फूट होता है। फिर उन्होंने क्या किया, उस पर प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद पेशेंट को और ज़्यादा पेन हुआ, और पेशेंट को पेन होने के बाद में फिर उसको रात में ही लोगों ने, घर वालों ने चाकू से प्लास्टर को काटा। फिर नेक्स्ट डे सर्जन को दिखाया गया, क्योंकि मैं भदोही को बिलोंग करती तो वहाँ पर उनको सर्जन को दिखाया गया। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे, मैं आपको बैक हिस्ट्री बता रही हूँ, वहाँ से समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। फिर पेशेंट को, सर्जन को पता नहीं क्या जो भी डाउट हुआ, उन्होंने बायोप्सी करा दिया। बायोप्सी करा दिया जैसे ही, तो उसमें सार्कोमा आ गया। ठीक है, और सार्कोमा की उसको सेकंड स्टेज थी। तो फिर मैंने अपने सर से उस केस को डिस्कस किया। सर ने बोला कि 8 to 9 मंथ लगेगा इनको, मतलब ये सर्वाइव करेंगे, उसके बाद शी विल बी नो मोर, बिकॉज शी वॉज अ फीमेल पेशेंट। उसके बाद रियल में हुआ कि टाटा हॉस्पिटल चले जाएं, जो बॉम्बे का है। वहाँ टाटा नहीं गए, वो पुणे गए, और उनका पैर और भी कटा, क्योंकि पैर में प्रॉब्लम थी। 2 बार सर्जरी हुई। उसके बावजूद भी मुझे याद है कि ये केस अप्रैल में डायग्नोस हुआ था, 26, 27 या 28 अप्रैल के आसपास, और पेशेंट सच में 10 जनवरी को एक्सपायर हो गए 2007 में। मीन्स मेरा कहने का ये है कि कोई खास वो नहीं कर पाते। हो सकता है अगर किसी आयुर्वेद के पास जाते और अच्छा होता तो बच सकते थे। इस वजह से कभी ये नहीं मानना चाहिए, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि मॉडर्न के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, डायग्नोस्टिक बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे आयुर्वेद में एक ब्यूटी है कि अगर आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है तो आप ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की ना अलग टाइप से डायग्नोसिस कर लोगे, और वो आपकी सही डायग्नोसिस होगी। इसका मतलब मैं नहीं कहती हूँ पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ना लिखना तो है ही, बट हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहना है, अपने शास्त्र पर श्रद्धा रखनी है। और कई बार कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता तो पेशेंट को देखते वक्त भी कहो परमात्मा से कि आप मेरी हेल्प करो, तो वो हेल्प करता है। ठीक, तो ये आपको एक मैंने बात बताई। रेफरेंस में देखेंगे, चरक संहिता में सैथु में है, सोथ भी वहीं पर है, श्लीपद भी वहीं पर है। सुश्रुत में निदान में वृद्धि उपदंश श्लीपद निदान में है। सुश्रुत में चिकित्सा स्थान में भी उसी चैप्टर का वही नाम है। अष्टांग हृदय में ग्रंथि अर्बुद श्लीपद अपची नाड़ी विज्ञानी अध्याय है, उसमें है। मतलब यहाँ पर इन्होंने ग्रंथि अर्बुद आप सिंपल सा समझ रहे तरीके से ग्रोथ वाले जो चैप्टर है उसमें दे रखा है। और साथ में जो है अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में भी वही चैप्टर का नाम है। शारंगधर जी संहिता के मध्यम खंड में अध्याय 2 में है, तो मैं देखूंगी शारंगधर संहिता के ही मैं बहुत सारी चीजें बना कर डाल रही हूँ। और माधव निदान में श्रीपद निदान में, जैसे माधव निदान में ही आपको पता है कि मेदो रोग का भी अलग से चैप्टर था। माधव निदान में अगर आपको अच्छे से याद है, माधव निदान में अग्निमांत पर एक अलग से चैप्टर है ना। तो माधव निदान की बहुत सारी चीजें बहुत स्पेसिफिक सी हैं, तो वो सब याद रखना, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे दिए जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जब हम पढ़ते थे हमें लगता था यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, तो माधव जी ने क्या किया, तो माधव जी ने अपने भी कुछ स्वतंत्र चैप्टर्स लिखे हुए हैं। अब निरुक्ति में क्या है, शिलावत पदम श्लीपद। शिलावत मतलब पत्थर जैसा पैर हो जाता है, तो इस शिला के समान मतलब पत्थर के समान स्थूल कठोर पद वाले रोग को शिलीपद कहते हैं। शनैर घनम शोफम श्लीपदम तत्प्रचच्छते। शनय शर मतलब धीरे धीरे शोफ बढ़ता है, उसको श्लीपद बोलते हैं। तो ये घन होगा मतलब नॉन पिटिंग उडिमा होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भी पिटिंग उडिमा नहीं होता श्लीपद, ठीक है। और अगर वो पिटिंग उडिमा है तो फिर वो श्लीपद नहीं, कुछ और है। और एक तो बहुत बढ़िया अभी शोथ से, चूंकि तुरंत ही आपने पढ़ा था, तो याद हमेशा रखना कि कार्डियक पेशेंट वाला दीवाबली होता है। ABCD में C और D, C फॉर कार्डियक, D फॉर दीवाबली, ठीक है। और कफ वाला जो होता है, कफ वाला आपका शाम के साथ बढ़ेगा, खास करके किडनी पेशेंट का होता है, जब सुबह सोकर उठता है तब उसके रहता है, ठीक है। बहुत मतलब पेक्युलियर साइन सिम्टम होता है कि आंखों के नीचे, जैसे आप सलमान खान की आंखें देखो, उसकी आंखों के नीचे है। और अभी मैं एक सर हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनकी आंखों के नीचे मैंने इस चीज़ को देखा है। हालांकि मुझे लगता है शायद उनके साथ कुछ ट्रेजरी हुई है, उनके घर में काफ़ी टाइम तक वो सिस्टम से लापता थे, और तो अभी इस तरह की चीज़ें हुई। तो कभी भी किसी की अच्छी कूट सोथ अगर आप देखते हो, तो एनीमिया का तो होता ही है, बट आंखों के नीचे सिर्फ सोथ जो होता है वो किडनी पेशेंट्स के केस में या कफज वाला होता है। देश काल में
मैंने आपको बता दिया कि अनुपदेश होगा, कोल्ड एंड ह्यूमिड होगा वहाँ पर, और मच्छर होते हैं। फाइलेरिया के केस में मच्छर भी जिम्मेदार, भाई मच्छर ने काटा तब हुआ। संप्राप्ति में दुनिया भर के निदान होंगे, अनुपदेश होगा, कफ प्रकृति होगी, कफवर्धक आहार विहार से हो जाएंगे, तो कफ प्रदान त्रिदोष का प्रकोप होगा। फिर उससे क्या होगा, दोषों की अधोगति होगी, क्योंकि नॉर्मली आपको याद है श्लीपद, पद मतलब पैर में होता है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है दोषों की अधोगति होगी। तो उससे रस, रक्त, मांस, मेदो चारों धातुओं की दुष्टि है, रस की, रक्त की, मांस की, मेद की। अब यहीं से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि अगर ट्रीटमेंट के लिए आपके पास ऐसा पेशेंट आ जाता है तो रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक और मेदो पाचक, अगर ये चारों पाचक आप चला दोगे तो अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात है, इस लिपद में क्या था, फीवर था, तो आपको वो फीवर का भी अंदर से जो काम है वो सारा फीवर को भी सबसाइड करेगा, और इस लेवल के धातुओं पर जो दुष्टि है, जो आम है, उनका शमन करेगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो वो जो पाचक है ना, वो वाकई वो बहुत बढ़िया तभी काम करते हैं जब आपको संप्राप्ति याद रहती है, क्योंकि अगर हमें संप्राप्ति याद ही नहीं रहेगी कहाँ कहाँ तक है, तो बेस्ट तरीका होता है कि जब कोई पेशेंट आए उस वक्त मान लो अपने शुरुआत में रसपाचक तो लिख ही दो, क्योंकि हर किसी में मान कर चला करो कि रस की दुष्टि तो होती है, क्योंकि आगे तो सारी धातुएं वैसे ही बनती है ना भाई, पहले आहार रस का पचन होगा, रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर ये बनेगा, लास्ट में जाकर शुक्र बनना। तो रस पाचक लिख ही दो, हफ्ते भर बाद बुला लो, फिर पढ़कर दिमाग में रखा ही है कि हाँ ये देना है, तो उसके बाद रक्त पाचक भी चला लो, अदरवाइज 15 दिन रस पाचक दे लो। ज्यादा दुष्टि तो रस पाचक ही अकेले 1 महीना दे दिया, बाद में हम रक्त पाचक चला रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद 15 दिन बाद फिर हम मांस पाचक चला रहे हैं, फिर हम मेदो पाचक चला रहे हैं। एक साथ बहुत सारी दवा नहीं दो। हाँ, दीपन पाचन और लोमन जरूर कराना है, ये ख्याल रखना है। जैसे कोई पेशेंट मान लो बहुत रुक्ष है, हालांकि कफ स्लीपद वाले केस में तो नहीं होगा जहां पर मैं पाचक की बात करें, अदरवाइज पाचक इटसेल्फ जब चूर्ण के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में देते हो तो रुक्षता का कॉज करता है, तो वहां पर पेशेंट को थोड़ा सा घी वगैरह खाने को बोलो, पर अग्नि का ख्याल रख करके। अगर अग्नि मंद होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। और आपकी जो शुरुआत वाली रसपाचक है तो उसमें कुटकी जी पड़े हुए हैं, तो कुटकी जी पड़े हुए हैं और कुटज भी पड़ा हुआ, परवल है, 3 ही तो कंटेंट है उसके, तो वहां पर वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं कॉज करता, बट बाद वाले थोड़े बहुत कभी काल को करते भी हैं। तो पेशेंट को वॉच आउट जरूर करो, ये नहीं कि दवा दे दिया एलोपैथिक तरह खा रहा है फिर ये सब रिजल्ट नहीं आते। तो उससे क्या था, वंशण उरु जानू जंघा में स्थान करेंगे, वहां पर टिकेगा, और फिर घन शोथ की उत्पत्ति करेंगे, और घन शोथ की उत्पत्ति करने से स्लीपद हो जाएगा, ठीक है। फिर संप्राप्ति घटक, इसीलिए जब हम आप लोग के एज में थे ना, हम पढ़ते थे तो हमें समझ आता है क्या दुनिया भर की संप्राप्ति पढ़ते हैं, हमें लगता था बस रट्टा मार करके एग्जाम में लिखना है, लिख दो भाई। बट रियल ये है ब्यूटी, जब आप ट्रीटमेंट करने पहुंचते हो तब आपको संप्राप्ति अगर अच्छी से याद रहती है, चाहे श्लोक फॉर्मेट में याद है तो सबसे बढ़िया तरीका, नहीं तो वैसे भी याद है कि कौन कौन से दुष्य और कौन कौन से दोष लगे हुए थे, तो उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करना आपको बहुत आसान हो जाता है, जिसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल सोकॉल्ड। तो दोष में इसके कफ प्रधान दोष है, इसका मतलब है कफ की चिकित्सा करनी है, कफ का पचन करना है, आम का पचन करना है, इस तरह का काम करा सकते हो। और कफ का अगर बात सोच ले तो वहां से हम वमन भी करा सकते हैं, पेशेंट की अग्नि और बल के हिसाब से डिसीजन लेकर के। दुष्य के केस में क्या है, रस, रक्त, मांस और मेद है, तो रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक मैंने अभी आपको बता दिया। अधिष्ठान हस्त पाद अधगत लसिका वाहिनियां, लस ग्रंथि मतलब लिम्फोडेमा, लिम्फ वहां का जो है वहीं कलेक्ट हो गया हुआ है, रुका हुआ। स्रोतस जो है रसवा स्रोतस है, तो रसपाचक लंबा चलेगा, दुष्टि में संग है, क्योंकि टीका है तभी तो स्वेलिंग आई हुई है। सामान्य लक्षण में है ज्वर सहित पीड़ा युक्त शोथ है, एक तो फेब्राइल कंडीशन होगा, पेन होगा, शोथ होगा, वंशण प्रदेश में उत्पन्न होकर क्रमशः पादों की ओर बढ़कर, मतलब थाई रीजन से स्टार्ट होकर पैरों में पूरा आ जाएगा और अच्छा खासा मोटा सा हो जाएगा, शिलावत घन शोथ का स्वरूप ले लेता है, ऐसे व्याधि को स्लीपद कहते हैं। तो जो वातिक शोभ होता है स्लीपद होगा, और कृष्ण रुच्छ स्फुटित शोथ होगा, मतलब वात का है तो भाई कृष्ण कलर का होगा, ड्राई होगा, तीव्र वेदना युक्त होगा, अनियमित रुझान मतलब अकारण पीड़ा रहेगी, कोई वजह नहीं समझेगा, प्राय जोर रहेगा। अब मेरे पेशेंट को ये चीजें नहीं थी, ठीक है। पैथिक स्लीपद में पीत संकासम मतलब वो पीला सा दिखेगा, दाह ज्वर युक्त होगा, स्पर्श में मृदु रहेगा, क्योंकि पैथिक चीजें थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं। श्लेष्मिक जो होता है और ज्यादा वैसा रहेगा, घन रहेगा, मतलब श्लेष्म पांडु और स्निग्ध गुरु स्थिर। सभी प्रकार के स्लीपद कफाधिक्य से होते हैं, इसलिए कफ का आपको शमन करना ही करना है। उपरोक्त वर्गीकरण तरतम भेद के उद्देश्य चिकित्सा वैशिष्ट हेतु ही किया गया है, क्योंकि बिना कफाधिक्य कोई भी शोथयुक्त व्याधि हो ही नहीं सकती। इसलिए आप ये समझो कि सारी जो शोथयुक्त व्याधियां होती हैं वहां पर कफ का शमन करना होता है, चाहे मोटापा व भारीपन, ये दोनों कफ का गुण है। तो अभी इसके जस्ट पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो अपना मेदो रोग पढ़ा था, जिसमें आपने त्रिफला का चाय वगैरह में मधु डाल करके इस तरह की चीजों का पान करने के लिए बोला था, डाइट लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने को बोला हुआ था, और उसके पहले शोथ भी आपने पढ़ा तो वो भी वहीं से है, तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि
साध्यता असाध्यता में अगर उसमें कांटे जैसे निकलने लगा है, पुराना हो चुका है, 1 वर्ष और अत्यंत बड़ा है, तो स्लीपद असाध्य होता है। तो अगर आपके पास मरीज बहुत पुराना आ रहा है, और अभी मैंने सही तरह जब मैंने यहाँ मॉडर्न में भी प्रैक्टिस करी तो मैंने कोई पेशेंट नहीं देखा, बट 20-25 साल पहले इस तरह के पेशेंट बहुत आते थे। अब तो मच्छरों पर काफ़ी काम किया गया है, लेकिन मच्छर जी अभी भी नरक मचाए रहते हैं, इतना तो मैंने देखा हुआ है। फिर कफ प्रकृति वाले पुरुष में कफवर्धक आहार विहार के सेवन से उत्पन्न सहस्राव, जिसमें स्राव हो रहा होगा, अति उन्नत होगा मतलब काफी उभरा हुआ होगा, सभी दोषों के लक्षणों से युक्त होगा, सकंडूर होगा मतलब उसमें कंडू बहुत ज्यादा है, और कफ बाहुल्य स्लीपद जो होता है असाध्य होता है। वैसे भी आप अपने दिमाग में एक सिंपल सा नोट करके रखा करो, गुल्म को छोड़ करके, खास करके रक्तज गुल्म 10वें माह से व्यतीत चिकित्सते जो कहते हैं, उसके अलावा जितनी चीजें हैं चरक ने तो साफ साफ लिखा है, आफ्टर 1 ईयर चाहे ग्रहणी हो चाहे जो हो, सब असाध्य हो ही जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं दिमाग में रहे तो ये लिख दो, साल भर के बाद असाध्य है। बट रक्त गुल्म याद रखना एक्सेप्शन है, क्योंकि 10वें माह से व्यतीत चिकित्सित क्यों करते हैं भाई, 9 मंथ पर प्रेगनेंसी का सिस्टम होता है कि 10वें माह से डिलीवरी होती है, तो अगर वो प्रेगनेंसी हो गई तब क्या करोगे। तो वहाँ हमारे मतलब शास्त्र में इस चीज़ है कि जैसे डाउट का फायदा बैट्समैन को मिलता है, ऐसे कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर हम काम नहीं करते हैं। ये कह सकते हो कि हमारे शास्त्र की काफ़ी बड़ी ब्यूटी है। ठीक है, स्लीपद की जो चिकित्सा की जाती है उसमें सिरावेद किया जाता है, ब्लड लेटिंग किया जाता है। तो ब्लड लेटिंग करोगे तो जो खराब ब्लड है वो निकल जाएगा। और ब्लड लेटिंग के केस में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अग्निकर्म जब करते हैं वो निरामावस्था में किया जाता है, तब ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है। और रक्त मोक्षण हमेशा आमावस्था में कर सकते हो, क्योंकि भाई ब्लड निकल जाएगा जो भी खराब है, तो उसमें ज़्यादा वो चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। इसी वजह से इसलिए ये क्या बोलते हैं, लेबर क्लास वगैरह में जब अग्निकर्म करो ना तब ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है। और पेन तेज हो तब अग्निकर्म करिए। बहुत किसी को पुराना बस दर्द बना उसमें आप अग्निकर्म करोगे तो रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सभी संहिता ग्रंथों में स्लीपद चिकित्सा क्रम में सिराव्यथ का उल्लेख है, मतलब हमारे यहाँ हर किसी ने किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुश्रुत जी का मतलब अधिकार है। वातज पित्त तथा कफज स्लीपद में उपयुक्त पूर्व कर्मोपरांत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग सिराव्यथ करने का है। मतलब वातज वाला होगा तो आप अलग पॉइंट है, पित्तज का अलग पॉइंट है, कफज का अलग है। तो वातज में गुल्फ जो मर्म है उससे 2 से 4 अंगुल ऊपर सिरावेद करेंगे। गुल्फ मर्म मैं अभी आपको बता देती हूँ। पित्त स्लीपद में गुल्फ से नीचे करेंगे और कफज में अंगुष्ठ के बाद में सिरावेद करेंगे। ठीक है, उसके बाद है संसर्गार्थ चिकित्सा देनी चाहिए। जैसे वात स्लीपद में आप एरंड स्नेह दे सकते हो। आप सोचो एरंड बहुत बढ़िया काम करेगा हर जगह, तो एरंड स्नेह के साथ गोमूत्र का पान करा सकते हैं, शुंठी का क्षीरपाक दे सकते हैं, क्योंकि कफ का व्याधि है और शुंठी श्रेष्ठाम पाचक होती है। दाह कर्म कर सकते हैं, निरूपस्थि कर सकते हैं, त्रैवित स्नेह मतलब त्रिवित स्नेह जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त स्लीपद में कफ पित्त नाशक चिकित्सा करेंगे। पित्ताद्रुद और पित्त बिरसर्प की चिकित्सा जो होती है उस हिसाब से की जाता है। और कफज वाले में यो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुक्ष होता है। मधु युक्त कषाय द्रव्य का सेवन कराएंगे। हरितकी को आप मतलब बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 इस तरह के सीक्वेंस से बढ़ाते हुए सेवन करा सकते हो, क्योंकि हमारी हरितकी जी रुक्ष होती है ना, तो इसलिए हरितकी जी को यूज़ कर सकते हैं। सरसप तथा वार्ता की मूल, वार्ता की मतलब आपके बैगन का मूल जो होता है उसका लेप या यवास का लेप कराते हैं। अन्य चिकित्सा में अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया था, से सारंगधर, स से स्लीपद, स से साखोटक बटी। तो साखोटक घन बटी जो है वो बहुत बढ़िया से यूज होती है। लोध्रा रिष्ट है, पिपल्यादि चूर्ण है, कृष्णादि मोदक है, बिडंगादि तेल भी यूज किया जाता है इसमें। और साथ में सौरेश्वर घृत है और नित्यानंद रस है। नित्यानंद रस जो होता है वो काफी बढ़िया लग्जेटिव का काम करता है, तो नित्यानंद रस कई सारी जगह यूज होता है। नित्यानंद एक जगह एक स्लीपद में भी यूज होता है। विशेष में क्या वही सारंगधर का शाखोटक बटी जो है उसका शाखोटक कषाय के को बना लो गोमूत्र के साथ, उसका पान बहुत अच्छा मतलब है। पैरासाइडल उसका इफेक्ट होता है, जो भी पैरासिटिक हैं मतलब फाइलेरियासिस जो फाइलेरिया के वो हैं वंश वगैरह, उन सबको भी मारने का काम करता है। इसके साथ इसमें आप करंजी यूज कर सकते हैं। आपको पता है करंजी जो होता है कृमिनाशक होता है। करंज है, बिडंग, बिडंग आपका श्रेष्ठ होता ही है, कृमिघ्न द्रव्य में आता है। पलाश बीज भी आपको पता है कृमिघ्न होता है। मंजिष्ठा जी हमारे रक्तशोधक बहुत बढ़िया होती है। किरात तिक्त चिराता जो भी रक्तशोधक होता है। गुड़ुची जी रसायन हमारी यहीं, और निम्ब के प्रयोग, और जितनी स्किन डिसीजेस होती हैं एक तरीके से तो इसमें भी तो था, तो निम्ब का भी बहुत बढ़िया प्रयोग होता है। व्यवस्था पत्रक लिखना है तो शाखोटक घनबटी 2 टैबलेट TDS मतलब 6/3 मात्रा गोमूत्र के साथ पान कराइए। पिपल्यादि चूर्ण है 2-2 मासा की कर दीजिए मात्रा, या 2 से 3 मात्रा, डिपेंड ऑन द डोज, तो पेशेंट के हिसाब से होता है। बट आप लोग को चूंकि व्यवस्था पत्र रटना होता है तो रट लीजिए। उष्णोदक के साथ दीजिए। नित्यानंद रस दे सकते हैं आधा ग्राम की मात्रा में, 3 बार की डोज दे दीजिए। स्लीपद गजरे केसरी है उष्णोदक के साथ दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग मल्ल सिंदूर वगैरह देते हैं। मल्ल सिंदूर वगैरह के भी इस तरह के बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। महालक्ष्मी विलास रस है और श्रृंग भस्म है।
हालांकि ये महालक्ष्मी विलास रस आपको पता है प्राणव स्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करता है, श्रृंगप्रसम इटसेल्फ प्राणव स्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, शाखोटक कषाय के साथ आप कैशोर गुगुलू दे सकते हो। कैशोर गुगुलू जो वात रक्त में बहुत बढ़िया काम करता है, खास करके कैशोर गुगुलू अगर आप अमृतारिष्ट के साथ में देते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब वात और रक्त दोनों तरह की दुष्टि पर कैशोर गुगुलू बहुत बढ़िया काम करता है। आरोग्यवर्धनी जी हमारी जिंदाबाद, आरोग्यवर्धी, आरोग्य का जो वर्धन करती हैं तो लीवर पर बहुत बढ़िया काम करती है, तो इसलिए लिम्फो पर भी बहुत बढ़िया काम करेगी। उसके अलावा देवदारू चित्रकल का लेप क्या कर सकते हो, या सरसों पर पूतीकरंज का लेप कर सकते हो। पथ्य में है कटु एवं तिक्त रसयुक्त आहार, जौ, कुल्थी, मूंग, परवल, बैगन, बथुआ, लहसुन, कछुए का मांस, पुराना साठी चावल, ये श्लीपद रोग के लिए पथ्य। अपथ्य में चावल अपथ्य हो गया, दूध हो गया, दूध से बने पदार्थ हो गया, मतलब इच्छु विकार अधिकतर मना होते हैं, दही, रबड़ी, गुड़, आनुपजीयों का मांस, गुरु, पिच्छल तथा विषंदी पदार्थ एवं आलू आदि कंदों के शाक त्याज्य हैं। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर है। इस चैप्टर पर स्लीपत पर हो सकता है शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब आप लोग बना था ना, मैं कैसे दिखाऊं आप लोग को। देखो गुल्फ मरम क्या होता है ना, मुश्किल हो जाएगा पैर उठाना, ये चीज आ ही नहीं रहा, रुक जाओ। अच्छा कैमरे का मैं वो करके आप लोग को दिखाती हूँ।